सनराइजर्स हैदराबाद एक ऐसी टीम है जिसके पास एक इनिंग्स में सबसे ज़्यादा स्कोर करने का रिकॉर्ड है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रिकॉर्ड एसआरएस ने अपने आर्च राइवल आरसीबी के खिलाफ बनाया है। पहले एसआरएस एक ऐसी टीम थी जिसके बॉलिंग साइड बहुत ही स्ट्रांग थी, पर अब एसआरएस एक ऐसी टीम बन चुकी है जिसके सामने ओपोनेंट के बॉलर्स बॉलिंग करने को डरते हैं। ये मैं मन से नहीं कह रहा, अब तक आईपीएल के इतिहास का सबसे ज्यादा सिक्स मारने का रिकॉर्ड से लेकर 3 बार 250 रन से ज्यादा स्कोर करने का रिकॉर्ड एसआरएस के पास है, क्योंकि एक से बढ़कर एक अच्छे इंटरनेशनल प्लेयर उनके पास है। प्लेयर से याद आया, एक समय ऐसा भी था जब हैदराबाद टीम अपने प्लेयर्स को ढंग से सैलरी भी पे नहीं कर पा रही थी। मैं इस मालकिन की बात नहीं कर रहा, इसके पहले वाले मालकिन की बात कर रहा हूँ। 2007 में टी20 वर्ल्ड कप के बाद बीसीसीआई 2008 में आईपीएल को लॉन्च करती है, जिसमें होते हैं 8 टीम्स। उन 8 टीम में से 7 टीम आज भी आईपीएल में हैं, सिर्फ एक टीम के अलावा। डेक्कन चार्जर्स टीम, हैदराबाद की आईपीएल टीम डेक्कन चार्जर्स। Deccan Chargers, The Deccan Chargers, डेक्कन चार्जर्स, for Deccan Chargers, the डेक्कन चार्जर्स, Deccan Chargers, for Deccan Chargers. इस टीम में आडम गिलक्रिस्ट, वीवीएस लक्ष्मण, रोहित शर्मा जैसे स्टार प्लेयर थे और शाहिद अफरीदी भी था। क्रिकेट एक्सपर्ट्स और कमेंटेटर का ये कहना था कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है। इतना खतरनाक टीम होने के बावजूद भी फर्स्ट ईयर उनका कैंपेन बहुत ही खराब जाता है। वो पॉइंट्स टेबल पे उस साल लास्ट में आते हैं। बुरे परफॉर्मेंस के कारण टीम मैनेजमेंट, पूरे स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेशन विंग और सीईओ को फायर कर देता है। अगले साल टीम का जर्सी से लेकर कैप्टन तक सब कुछ कम्प्लीटली चेंज कर दिया जाता है और डेक्कन चार्जर्स उस साल फाइनल्स में आरसीबी को हराकर आईपीएल की ट्रॉफी भी जीत लेती है। डेक्कन चार्जर्स आर द विनर्स। पहला साल आरआर के नाम, ये साल डेक्कन चार्जर्स के नाम। पिछले सीजन एकदम फर्श पे थे, आज ये अर्श पर है। दूसरा चैंपियन आईपीएल को मिला है। अगले साल यानी 2010 में ये टीम सेमीफाइनल तक जाती है और इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बावजूद भी 2011 के ऑक्शन में मैनेजमेंट सारे प्लेयर्स को रिलीज कर देती है और टीम को कम्प्लीटली न्यूली बिल्ड करती है। See, you know, when we won IPL 2 and it was a team effort and we did very well in IPL 3 as well. So for us it was difficult to play favorites because the entire team comes together and wins. So we thought let them all go and we'll start with a clean slate. उस साल डेक्कन चार्जर्स की कैप्टन संगाकारा के अंडर टीम का प्रदर्शन बहुत ही खराब जाता है। डेक्कन चार्जर्स के लिए अगले साल 2012 का ऑक्शन कुछ खास नहीं जाता है और टीम का परफॉर्मेंस भी पिछले साल से ज़्यादा खराब हो जाता है। पर सबसे बुरी बात यह होता है कि ये सीजन डेक्कन चार्जर्स के लिए आखिरी सीजन साबित होता है। मई के महीने में आईपीएल का सीजन खत्म हो जाता है, मगर जून में खबर आती है कि डेक्कन चार्जर्स फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है। उनके ओनर डेक्कन क्रॉनिकल फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे। डेक्कन क्रॉनिकल को आईपीएल फ्रेंचाइज रन करना इतना मुश्किल हो रहा था कि वो अपने प्लेयर्स को ढंग से सैलरी भी पे नहीं कर पा रहे थे। ये देखकर बीसीसीआई डेक्कन चार्जर्स को एक नोटिस भेजती है कि 10 अगस्त तक जितने भी ड्यूज बाकी हैं उन ड्यूज को क्लियर करने को, नहीं तो बीसीसीआई स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा उनके खिलाफ। बीसीसीआई के वार्निंग के बाद भी डेक्कन चार्जर्स की मैनेजमेंट पेमेंट क्लियर नहीं कर पाती है। इसके बाद फ्रेंचाइज चेयरमैन के साथ बीसीसीआई की मीटिंग होती है। मीटिंग का कंक्लूजन ये निकलता है कि डेक्कन चार्जर्स के ओनर को 15 सितंबर तक सारे ड्यूज क्लियर करने होंगे। मीटिंग गुजरने के 48 घंटे के अंदर और एक नोटिस बीसीसीआई की तरफ से डेक्कन चार्जर्स को दिया जाता है कि अगर ड्यू डेट के अंदर पेमेंट्स क्लियर नहीं होते हैं तो बीसीसीआई डेक्कन चार्जर्स को हमेशा के लिए टर्मिनेट कर देगा। डेक्कन चार्जर्स की मैनेजमेंट टीम को सेल करने के लिए बीड ऑफर करता है। सैडली उनको केवल एक ही ऑफर मिलता है, पीवीबी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। वो डेक्कन चार्जर्स को 900 करोड़ में खरीदने की ऑफर करते हैं, पर यह ऑफर डेक्कन चार्जर्स के ओनर ठुकरा देते हैं क्योंकि पीवीपी ये पैसा 2 इंस्टॉलमेंट में देने को कहता है। इस तरह बीसीसीआई अपने पेशेंस खो देता है। बीसीसीआई 14 सितंबर को यानी 15 सितंबर डेडलाइन से सिर्फ एक दिन पहले ही एक इमरजेंसी मीटिंग चेन्नई में करती है। उस मीटिंग में बीसीसीआई के मेंबर कहते हैं कि आईपीएल की क्रेडिबिलिटी, इंटीग्रिटी है और वो आईपीएल की ब्रांड वैल्यू को रिस्क में नहीं डाल सकते। डेक्कन चार्जर्स की वजह से आईपीएल की बदनामी हो रही है और डेक्कन चार्जर्स की फ्रेंचाइज के ओनर की तरफ से बात कुछ क्लियर नहीं आ रही है। और उस मीटिंग और डिस्कशन के बाद बीसीसीआई डिसीजन लेता है कि वो डेक्कन चार्जर्स फ्रेंचाइज को टर्मिनेट कर देंगे हमेशा के लिए। और उसका रीजन बीसीसीआई बताता है कि डेक्कन चार्जर्स ने बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट टर्म ब्रीच किया है। कोच्चि टस्कर्स के बाद आईपीएल से रद्द होने वाली दूसरी फ्रेंचाइजी बन गई है डेक्कन चार्जर्स।
डेक्कन चार्जर्स इसको अनफेयर बताता है और बीसीसीआई के ऊपर ये एलिगेशन लगाता है कि कैसे बीसीसीआई नोटिस पीरियड के डेडलाइन से पहले ही किसी टीम को डायरेक्टली टर्मिनेट कर सकती है। पर सच तो ये था कि डेक्कन चार्जर्स बैंकरप्ट होने के कगार पर था। बीसीसीआई हैदराबाद की टीम को बिकने की तैयारी कर देती है और वहीं पे दूसरी ओर टीम ओनर्स बीसीसीआई को कोर्ट में घसीटते हैं। इस कोर्ट केस का फैसला 2020 में आता है। 2013 में बीसीसीआई हैदराबाद टीम की न्यू ओनरशिप के लिए बिडिंग शुरू करती है। एक बार फिर हैदराबाद बेस्ड पीवीपी वेंचर लिमिटेड बिडिंग में पार्टिसिपेट करती है। पीवीपी पर सीजन 69 करोड़ ऑफर करता है पर सन टीवी नेटवर्क 85 करोड़ ऑफर करके बाजी मार लेता है। इस नई टीम का नाम होता है सनराइजर्स हैदराबाद। अब टीम का लोगो रेजिंग बुल से ईगल बन चुकी होती है। सनराइजर्स डेक्कन चार्जर्स के कुछ प्लेयर्स को रिटर्न करता है और कुछ प्लेयर्स को रिलीज कर देता है। इसका कैप्टन फिर से कुमार संगाकारा को रखा जाता है और इस सीजन के स्टार्ट से ही टीम की परफॉर्मेंस बहुत ही खराब जाती है। फिर स्टार्ट के कुछ मैचेस के बाद संगाकारा को कैप्टेंसी से हटाकर कैमेरन व्हाइट को कैप्टेंसी दे दिया जाता है। उसके बाद टीम बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है और प्लेऑफ्स तक जाती है, मगर एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स से हार जाती है। 2014 के आईपीएल के सीजन में शिखर धवन कैप्टन बनते हैं और पॉइंट टेबल पर 6 नंबर पे रह जाती है सनराइजर्स हैदराबाद। 2015 में ऑक्शन के बाद डेविड वार्नर इसके कैप्टन बनते हैं और इस बार भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखती है। पॉइंट टेबल पे फिर से 6th पोजीशन में रह जाती है। और 2016 का आईपीएल का सीजन सनराइजर्स हैदराबाद के लिए बहुत ही शानदार जाता है। उनके कैप्टन डेविड वार्नर बहुत ही अच्छे फॉर्म में होते हैं और उनके दूसरे प्लेयर्स का प्रदर्शन भी बहुत ही कमाल का रहता है और उसी साथ वो फाइनल्स में उनके राइवल्स बैंगलोर को हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर लेते हैं। इसके बाद इस टीम का ब्रांड वैल्यू और फैन बेस बहुत ही बढ़ जाती है, पर इसके ब्रांड वैल्यू को 4 चांद तब लगती है जब 2018 में सनराइजर्स का सीईओ सन टीवी के ओनर की बेटी काव्या अमरन बनती है। वो टीम की ओनर कम और ब्रांड एम्बेसडर ज़्यादा लगते हैं। जो लोगों को हैदराबाद के मैच में कभी इंटरेस्ट ही नहीं था, उनकी झलक देखने के लिए वो लोग मैच देखने लगे और मैच के वक्त कैमरामैन की फोकस बॉल पे कम उन पे ज़्यादा दिखाई देती है। इसके लिए तो उन्होंने कैमरामैन को भी एक बार डांट लगाई थी और उसके बाद कुछ सीजन्स में डेविड वार्नर फॉर्म में ना होने के कारण उन्हें टीम ने ऑक्शन से पहले रिलीज कर दिया और ये फैन से लेकर क्रिकेट एक्सपर्ट को भी शॉकिंग लगा। पर सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तब हुआ जब 2024 के आईपीएल ऑक्शन में काव्या अमरन ऑस्ट्रेलियन टीम के ट्रेविस हेड और वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन पैट कमिंस को उनके वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस की वजह से ऑक्शन में उनको बाय करते हैं और इसका नतीजा ये हुआ कि 2024 के आईपीएल में एसआरएच टीम की परफॉर्मेंस पैट कमिंस के कैप्टेंसी के अंदर बहुत ही खतरनाक हुआ है। अब तो सनराइजर्स हैदराबाद टीम प्लेऑफ्स में जा चुका है और पैट कमिंस का ये कहना है कि इस साल वो एसआरएच को आईपीएल की ट्रॉफी जीता कर ही रहेंगे। क्या वो ये कर पाते हैं या नहीं, वो सिर्फ वक्त ही बताएगा। Do you foresee SRH going ahead and winning the IPL this time round? Of course, that's why we're here. Absolutely.